हेलो एवरीवन, दिस इज़ इमरान। वेलकम टू माय चैनल उस्मानी क्लासेस। इंग्लिश की क्लास जो हम पढ़ रहे थे उसका नेक्स्ट पार्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अभी तक हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये टेंस हैं। उसके बाद पास्ट वाले, बाकी फ्यूचर वाले तो वो मॉडल में आ जाते हैं, उनकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। स्टेनोग्राफी 2020 के लिए हम प्रैक्टिस बैच जो कि 11 बजे से या कोई टाइम जो भी होगा मैं जल्दी से उसको बता दूंगा। बहुत जल्दी हम स्टार्ट करने वाले। उसमें हम सारी बातें ये करेंगे कि क्वेश्चन को किस तरह से अटेंड करना है और किस तरह से कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा अटेंड करना है या कम टाइम में करना है, किस तरह से मैनेज करना है और प्रैक्टिस हमें किस तरीके से करनी है। ठीक है, उसमें रीजनिंग की भी प्रैक्टिस होगी, रीजनिंग की बहुत ज़्यादा, जो कि हाल ही के एग्ज़ाम में आए जिस तरह के क्वेश्चन, और जीएस को किस तरह से पढ़ना है उसके ऊपर भी बात करेंगे हम, और उससे रिलेटेड भी जीएस के ज़्यादातर क्वेश्चन ताकि हमारे एग्ज़ाम में आ जाए, है ना। इस हिसाब से पढ़ेंगे हम फैक्चुअल क्वेश्चन, और बाकी की जितने भी हमारे हिस्ट्री ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन आते ही आते हैं उसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, लाइक भी करना, कमेंट करके ज़रूर बताना भाई किस तरह से और करना चाहिए ताकि सारी चीज़ें सही तरीके से चल सके। पास्ट इंडेफिनिट ख़त्म करते हैं, एक ही वीडियो का टेंस है। बहुत ही आसान चीज़ें हैं सारी की सारी, ये बेसिक चीज़ें सब की सब, है ना। बेसिक हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। पैट के एग्ज़ाम के लिए हमने बेसिक फंडामेंटल पढ़ ही रखे, और वो एसएससी के लिए बेस का काम करेंगे इन चीज़ों को समझने के लिए। स्टार्ट करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारा इंग्लिश का है। पास्ट इंडेफिनिट की अगर हम बात करें तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट का मतलब हो गया ऐसा कोई काम, ठीक है, ऐसा काम जो पास्ट में हो गया, ऐसा कार्य या एक्शन कह सकते हो, ऐसा एक्शन जो पास्ट में हुआ हो, ठीक है। ऐसा एक्शन जो हमारा पास्ट में हुआ हो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं। अभी एग्ज़ाम में तो ऐसा नहीं पता लगेगा कि हमें भैया ये पास्ट में हुआ कि कैसे हुआ, उन सब चीज़ों की पहचान हम करनी है कि कोई कार्य हमारा पास्ट में हुआ है कि नहीं हुआ है, कैसे उस चीज़ों को देखना है। देखो बस इतना ध्यान रखना है, कोई कार्य हमारा पास्ट में हुआ तो वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, बस इतनी बात ध्यान रखनी। उसकी पहचान कैसे करेंगे उसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को मैं जल्दी से यहाँ लिख देता हूँ। देखो हम एक्टिव पैसिव दोनों के ऊपर काम कर रहे हैं क्योंकि हमें दोनों की ज़रूरत है। एक्टिव की अगर हम बात करें, एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट का, तो एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट का देखो कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए। यही होता, सबसे पहली क्लास हमारी यही थी, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हर एक सेंटेंस का फॉर्मेशन है, चाहे टेंस कोई सा भी हो। अब बात कर रहे हैं हम पास्ट इंडेफिनिट की, तो बस यही जो वर्ब है ना, बस ये सेकंड फॉर्म में आ जाएगी, खत्म हो गई बात। सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगी बस वो सेकंड फॉर्म में आ जाएगी और ये बात खत्म हो गई। पास्ट इंडेफिनिट, वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई दी, बस पास्ट इंडेफिनिट। इज एम आर के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस, ऐसे बोलना है। इज एम आर के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में एक्टिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इज एम आर के बाद बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म में पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हैज हैव हैड के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में है तो पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट, हैड वाला पास्ट और प्रेजेंट वाला हैज हैव वाला प्रेजेंट परफेक्ट। हैज हैव हैड के बाद बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव वॉइस ऑफ बोथ टेंसेस आ जाएंगे, दोनों टेंस के पैसिव वॉइस आ जाएंगे। क्लियर हो गई इतनी बात। इस एम आर के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट और वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अगर आती है तो ऐसी एस फॉर्म में आती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस में। क्लियर हो गई इतनी बात। अब यहाँ जाते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट के बाद यहीं पे ख़त्म कर दिया हमने, ये बात है ना। पैसिव वॉइस वाज वर आएगा, जैसे इज एम आर आता था प्रेजेंट में, इसमें वाज वर आएगा और वर्ब थर्ड फॉर्म में और प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। बड़ा ही आसान है। सब्जेक्ट के बाद वाज वर, वर्ब थर्ड फॉर्म में, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में। पास्ट इज एम आर का पास्ट वाज वर होता है, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। क्लियर हो गई इतनी बात, समझ आ रही भाई? कैसे करें फिर? चलो ठीक है, आगे देख लेते हैं। सब्जेक्ट के बाद वाज वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसको देख लेते हैं। मैंने, जैसे कि इसकी अगर हम बात करें,
मैंने कार्य किया, बड़ा ही आसान है। तो आई करने की डिड, और क्या किया, कार्य, कार्य की वर्क हो गई। द आर्टिकल लगा दो बस, चाहो तो। आई डिड द वर्क, मैंने कार्य किया। अब ये हिंदी में तो आएगा नहीं भैया, इंग्लिश में ही आएगा। मैं इसको कैसे पहचान करूंगा कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म की कैसे पहचान होगी भैया, ये तो वर्ब याद करनी पड़ेगी। फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में, ये तो तुम्हारा काम है बिल्कुल, है ना। किताब उठा के कोई सी भी 11th 12th की या कोई भी हाँ न्यू लाइट की किताब 9th 10th की, उसमें वर्ब्स का सारा पोर्शन दे रखा है, उसको आपको याद कर लेना है। आई के बाद डिड के बाद द वर्क आया, ये डिड वर्ब हो गई, और ये सब्जेक्ट हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। भैया ये ऑब्जेक्ट ना इस वर्ब का ही है। मैंने किया, क्या किया, कार्य किया। तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो ये वर्ब ट्रांजिटिव भी है। ऐसे भी ध्यान से देखते चलो, ये वर्ब ट्रांजिटिव है। अगर ये ट्रांजिटिव नहीं होती तो फिर यहाँ बीच में प्रीपोजिशन आती, कोई दिक्कत तो नहीं है। पैसिव वॉइस को भी पहचान लेते हैं जल्दी से। हिंदी में कार्य मेरे द्वारा किया गया, या मेरे द्वारा कार्य किया गया, मेरे द्वारा कार्य किया गया। ठीक हो गई इतनी बात। अच्छा, अब ये बनेगा कैसे, द वर्क, कार्य किया गया, कार्य किया गया, द वर्क वाज डन, और मेरे द्वारा की वाइब नहीं आ जाए, ये पैसिव वॉइस। अब देखो हिंदी में तो नहीं आएगा, इसको तो हमने देखना नहीं है। इंग्लिश में पहचान करना, वाज वर्ब के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में आ रही है तो पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। बड़े ध्यान से देखना यार इन सब चीज़ों, ये बातें दिमाग में इतनी तरह से, ये फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए सारी चीज़ें। वर्ब सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट, वाज वर्ब के एक्टिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस, वाज वर्ब के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर हो गई इतनी बात। ये तो रही इनकी पहचान, इस तरह से हमने करनी है। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट। एकमात्र टेंस जिसमें वर्ब सेकंड फॉर्म में आती है वो है पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर हो गई। वाज वर्ब के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट हो, पैसिव वॉइस हो, पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर हो गई इतनी बात। चलो आगे देख लेते हैं, आगे देखते हैं इन सब चीज़ों को। मैं इसको मिटा देता हूँ। चाहो तो आप इसको स्क्रीनशॉट ऐसे ले सकते हो। ये एक्टिव वॉइस था यहाँ, और ये पैसिव वॉइस। ठीक है, चलो आगे खत्म करते हैं मैं इसको। सभी आसान सी चीजें एक बार पढ़ के बस इनको खत्म कर लो, बाकी फिर इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है इन सब चीज़ों की। देखो आनी सब में यही है, चाहे तुम कोई सा भी चैप्टर पढ़ लो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ो, ठीक है, प्रीपोजिशन पढ़ो, आर्टिकल पढ़ो, सब में यही सब चीज़ें आनी है। सब में टेंस होने, सब में टेंस। सेंटेंस लिखा होगा ना, सेंटेंस चाहे एडजेक्टिव पढ़ो, एडवर्ब पढ़ो, ठीक है, नाउन पढ़ो, प्रोनाउन, कुछ भी चैप्टर पढ़ो कोई सा भी, सब में सेंटेंस होगा। और सेंटेंस बनेगा ही इन टेंस की वजह से, इसलिए इसी टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें पता भी होनी चाहिए सारी बातें। ठीक है, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ। ऐसा कार्य जो पास्ट में हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। अच्छा ठीक है, आगे की बात क्या है समझने की, वो ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर हम बात करें, पॉजिटिव भी बोल सकते हो इसको। पॉजिटिव सेंटेंस अगर पास्ट इंडेफिनिट का हमें बनाना है तो सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। बस खत्म हो गई बात। पॉजिटिव सेंटेंस ये हो गया। अब बात करते भैया निगेटिव सेंटेंस की। इसका निगेटिव कैसे बनेगा, जैसे डू डज होता था ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में, डू डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसे इसमें डिड आएगी। बस सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी, ये बात आपको देखनी है। और डिड के बाद नोट लगेगा। मैंने कहा था नोट हमेशा तभी लगाए करो जब सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब हो और उसके बाद लगाए। सब्जेक्ट के बाद डिड, डिड के बाद नोट, नोट के बाद अब जो वर्ब आएगी, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ जाए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इननेट फॉर्म, एस या ई एस या ई डी या ये सब कुछ ना लगेंगे। ऐसे ही डू डज वाले में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी। इसके बाद ये आएगा ऑब्जेक्ट। ये तो वर्ब का केस हो गया, खत्म हो गई बात इतनी। सब्जेक्ट के बाद डिड, डिड के बाद नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये बात बड़े ध्यान से समझ लेना यार। डिड जब आ गया यहाँ पे तो फिर ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगी फिर यहाँ। ठीक है,
इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें इंटेरोगेटिव की, तो इंटेरोगेटिव में भी दो तरह के सेंटेंस होते हैं। एक तो होता है यस और नो टाइप का, और एक होता है क्वेश्चन वर्ड वाला जिसमें तुम्हें आंसर देना होता है, और एक होता है यस और नो टाइप का, उसमें तुम्हें हाँ या ना में आंसर देना होता है, और दूसरे वाले में आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। मैंने कहा क्या तुमने खाना खाया, तुम कहोगे हाँ या कहोगे नहीं। ठीक है, तो ये हो गए यस और नो टाइप। क्या तुमने खाना खाया, तो क्या से शुरू हो रहा है, तुमने खाना क्यों नहीं खाया। अब इसका आंसर हाँ या ना में नहीं दे सकते हो, इसका आंसर अब तुम्हें कैसे देना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों वाले में। तो अब देखना जरा, दो तरह के हैं। तो यस और नो टाइप वाले की अगर हम बात करें तो वो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, और हेल्पिंग वर्ब पता हमें डिड होती है इसमें, प्लस उसके बाद सब्जेक्ट। ये वाला नोट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात ही नहीं, नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गई इतनी बात। अब इसमें दूसरा वाला जो होता है, ये जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, इसको यस, ये यस और नो टाइप, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यस और नो टाइप। मतलब इसका ये हो गया कि इसका आंसर यस और नो में देना, हाँ या ना में बस। तो यस और नो टाइप वाला ये होता है, जिसका आंसर यस और नो टाइप, यस और नो में नहीं देना होता तो वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, प्लस नोट अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। इतनी बात समझ आ गई। बड़ी आसान बातें हैं सारी के सारी, 2-4-5 बार देखना वीडियो को तो समझ में आ जाएगी। ठीक है, याद रखना इन सब चीज़ों को, प्रैक्टिस में लाओगे तो सब याद हो जाएगा। भाई एक दिन तो लाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अब तो पैट भी में भी आ गई इंग्लिश, तो अब तो ज़रूर ही पढ़ना पड़ेगा, है ना। समूह गए वाले ये कह लेते थे पहले कि भैया हमें तो इंग्लिश की ज़रूरत ही नहीं है, आती नहीं है वो, अब तो पढ़नी पड़ेगी क्योंकि पैट क्वालिफाई करना है तो फिर इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, कुछ दिनों में ऐसा रूल बनने वाला है कि फिर जो आगे के नंबर के, जिनके ज़्यादा नंबर आएंगे उनको फिर वो अगले वालों को ले लेंगे, तो नंबर ज़्यादा आना भी बड़ी ज़रूरी है। ठीक है, पैट को क्वालिफाई ही नहीं करना है, नंबर ज़्यादा आना भी ज़रूरी। क्या पता अगला कुछ रूल ऐसा कुछ बना दे। ठीक है, मान लो कुछ वैकेंसी निकली समूह में, 300-400 वैकेंसी निकली, और वो कह देंगे कि 15 गुना लेना, तो 15 या 45, बस 4500 बच्चे लेने। 4500 कौन से वाले लिए जाएंगे, पैट के जो ज़्यादा वाले होंगे, आगे वाले होंगे। ठीक है, जो टॉपर होंगे। ठीक है, तो मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है। मिटा देता हूँ मैं इसको, इतनी बात समझ आ गई होगी। अब ये तो था पैट वैट के एग्ज़ाम के हिसाब से भैया, यूपी टेट पैट के एग्ज़ाम से। ठीक है, ये इतना एग्ज़ाम के हिसाब से पैट के और यूपी टेट के जितना हमने अभी तक पढ़ा। आगे अगर तुम्हें पढ़ना एसएससी के पॉइंट्स ऑफ व्यू से, वो अब हम पढ़ रहे हैं। पैट में भी हो सकता आ जाए एक आध क्वेश्चन। अब से क्वेश्चन ये है हमारे पास, आई हैव डन दिस वर्क yesterday। ठीक है, इसमें चाहो तो आप एक बात ऐसे लिख सकते हो, एप्लीकेशन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ऐसे बोल सकते हो, एप्लीकेशन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस चाहो तो ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। बेकार में क्या होगा ना, कॉपी भरेगी, एक लाइन बढ़ेगी, है ना। इन सब चीज़ों को भी हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। एप्लीकेशन ऑफ, देखो जितने कम नोट्स होंगे, जितने छोटे नोट्स होंगे, उतना ज़्यादा रिवाइज होगा, और जितना ज़्यादा रिवाइज होगा उतने तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, चलो देख लेते हैं। आई हैव डन दिस वर्क, इस सेंटेंस की अगर हम बात करें और आगे लिखा हुआ यस्टरडे, क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है, इसकी हमें पहचान करनी है। ठीक है, बस ये एसएससी का पॉइंट ऑफ व्यू है। हो सकता है यूपी टेट में ही पूछ ले, एरर पूछ ले एक आध। वैसे तो ज़्यादातर क्वेश्चन ना यही पूछेगा कि नाउन क्या होता है, निम्न में से कौन सा नाउन है, कौन सा नाउन में से भी कौन सा नाउन है, निम्न में से कौन सा नाउन है, टाइप ऑफ नाउन है ना, इस तरह के। प्रोनाउन के भी यही बस पूछेगा ज़्यादातर क्वेश्चन, देख लेना आप चाहे। चलो, ये एसएससी के पॉइंट्स ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं। एसएससी का मतलब कमीशन है एक, ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है जिसमें इंग्लिश भी आती है, जैसे कि एसएससी सीजीएल हो जाता है, सीएचएसएल, सीपीओ और स्टेनो एमटीएस। ये एग्ज़ाम
एसएससी के होते हैं, ठीक है। तो एसएससी का मतलब स्टेनोग्राफर नहीं है, वो एग्ज़ाम है एसएससी का, ठीक है। तो उन सब चीज़ों की हम बात कर रहे हैं। आई हैव डन दिस वर्क यस्टरडे, जो यस्टरडे, देखो मैं तुम्हें बताया था कोई काम पास्ट में हुआ होगा, अगर कोई काम पास्ट में हुआ होगा तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाओ। कोई काम अगर पास्ट में हुआ है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाओ। तो कैसे पता लगेगा कि पास्ट में हुआ, तो वो बात ये बताएंगे ना। देखो भाई मैं अगर तुमसे कहूँ मैं कल बाजार गया था, तो अब तुम समझ जाओगे कि ये कल की बात चल रही है, कल मतलब पास्ट की बात चल रही है। तो तुम्हें कैसे पता लगा? मैं अगर बोलूँ मैं कल बाजार, बस सिर्फ इतना बोलूँ कल की वजह से, मैं बोलूँ मैं कल बाजार, बस इतना बोला और कुछ नहीं इसके आगे, तो इससे आप कुछ नहीं बता सकते कि ये प्रेजेंट है कि पास्ट है कि क्या। मैं कल बाजार गया था, अब पास्ट हो गया, कल बाजार जाऊंगा फ्यूचर हो गया। क्लियर हो गया इतनी बात? तो इससे बात पता नहीं लगी, कैसे पता लगेगी फिर? हम गया था से पता लगी तुम्हें, गया था तो पास्ट में ऐसा काम हुआ, तो फिर वो पास्ट इंडेफिनिट में बनाया हमने, ठीक है। लेकिन इसमें कैसे पता लगेगा? इसमें ये जो गया था वाला, कल की बात चल रही, कल गया था, ये वर्ड बताएंगे, ये कुछ वर्ड्स हैं। तो ये है पास्ट टाइम एडवर्ब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पास्ट टाइम एडवर्ब। एडवर्ब मतलब देखो एडवर्ब होती है, ये सब एडवर्ब है, यस्टरडे एडवर्ब मतलब टाइम बताने वाली, और ये टाइम पास्ट का बता रही है तो बस ये पास्ट टाइम एडवर्ब है। ये अगर फ्यूचर का टाइम बता देंगी, जैसे टुमारो हो गया, तो ये फिर फ्यूचर टाइम एडवर्ब हो गई। ये पास्ट का टाइम बताएंगी तो ये पास्ट टाइम एडवर्ब हो गई। इतनी सी बात समझनी है। तो यस्टरडे मतलब हो गया बीता हुआ कल, ये बात हमें पता लगनी। तो ये हो गया पास्ट टाइम एडवर्ब, बस यहाँ से बात समझ आ गई। पास्ट टाइम एडवर्ब है तो फिर बाकी पास्ट इंडेफिनिट में बना दो। पास्ट इंडेफिनिट में कैसे बनेगा भैया? हैव के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में है, तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट बना हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनाना हमने, इसको हटा के क्या लगाना है फिर? वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड हो जाए। क्लियर हो गई इतनी बात? समझ आ गई होगी। कैसे हमें पता लगा? यस्टरडे से ये बात पता लगी। यस्टरडे नहीं होता, अगर मान लो यस्टरडे नहीं होता, ये नहीं होता, इतना ये नहीं होता, तो आई हैव डन दिस वर्क बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत नहीं। अगर यस्टरडे नहीं होता, सुनो जरा ध्यान से, आई हैव डन दिस वर्क, ये अगर लिखा हुआ है तो ये भी सही है, और आई डिड दिस वर्क, और अगर ये लिखा हुआ है तो ये भी सही है, जब तक कि इसमें टाइम एडवर्ब नहीं लगी है। अगर टाइम एडवर्ब लगी है इसमें, यस्टरडे अगर आ गया, तो फिर अब हमें चेंज करना पड़ जाएगा, हैव डन को हम डिड में लेके जाएंगे। क्लियर हो गया? और अगर हमें इसके अलावा इसमें कुछ और लिखा हुआ, इसमें अगर लिखा हुआ रिसेंटली, रिसेंटली का मतलब हाल ही में, अभी अभी की, तो अब इस टेंस को चेंज करके हमें प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना पड़ेगा। प्रेजेंट परफेक्ट के एप्लीकेशन में ये बात हमने पढ़ ली थी, इनसे ही पता लग जाएगा। रिसेंटली और यस्टरडे नहीं लगा तो ये भी सही है और ये भी सही है। ये बस इससे ये पता लग गया ये काम अभी अभी हुआ है, इससे ये पता लग गया ये काम पास्ट का है। लेकिन अगर इसमें पास्ट टाइम एडवर्ब लगा दी, इसमें लगा दिया यस्टरडे, तो फिर अब हमें चेंज करना पड़ जाएगा भैया, क्योंकि अब हमें पता लग गया कि ये काम पास्ट का है। पास्ट का है तो फिर इसको पास्ट में बनाओ, फिर यहाँ पे ले जाओ डिड। और इसकी अगर हम बात करें रिसेंटली, और रिसेंटली अगर यहाँ पे लगा हुआ है तो फिर अब इस डिड को हटा के हैव डन लगाओ, फिर दोनों के दोनों एक्टिव वॉइस में है। क्लियर हो गई इतनी बात? आसानी है। अब कैसे पता लगेगा कि ये पास्ट टाइम एडवर्ब है? तो लिख लेते हैं कुछ पास्ट टाइम एडवर्ब, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। एक तो ये इंपॉर्टेंट है यस्टरडे, यही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। यस्टरडे हो गया और अगो हो गया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है दोनों। बस अब इसी में ही अगर तुमने लगा दिया 2 days एगो, तो भैया कितने भी डेज एगो हो, क्या दिक्कत आ रही? एगो लगा हुआ तो पास्ट टाइम है। 3 days एगो, ठीक है। 5 months एगो, 5 महीने पहले, एगो का मतलब पहले होता है भैया, ठीक है। यस्टरडे का मतलब होता है कल, बीता हुआ कल, ठीक है। 2 days एगो, 5 days एगो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। यस्टरडे हो गया, लास्ट नाइट हो गया, लास्ट नाइट, लास्ट मतलब बीती हुई, लास्ट नाइट मतलब बीती हुई रात, तो पता लग गया बीती हुई रात का, तो मतलब पास्ट टाइम ही है। लास्ट नाइट हो गया, लास्ट मंथ हो गया, लास्ट ईयर हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया इतनी बात?
कोई साल, अब देखो जरा एक बात और समझ लेते हैं, अब इस बात को भी भैया ध्यान से समझ लो। 1947 की अगर हम बात करें तो बिल्कुल ये ईयर जो है, ये साल जो है बिल्कुल पास्ट को रेफर करेगा, नहीं करेगा। 2013 की बात करें, 2015 की बात करें, ठीक है, तो बिल्कुल पास्ट को रेफर करेगा, ये यही साल पास्ट को रेफर कर रहा है। लेकिन अगर हम 2021 की बात करें तो ये 2021 ये पास्ट को भी रेफर करेगा, और प्रेजेंट को भी रेफर करेगा, और फ्यूचर को भी रेफर करेगा, क्योंकि ये बात 2021 की चल रही है। अब कैसे कैसे पास्ट को रेफर करेगा, अब इसमें तुम्हें डेट बतानी पड़ेगी। मैं अगर तुमसे कहूँ 5 फरवरी 2021, तो फिर ये पास्ट हो गया आज के रेस्पेक्ट में जब हम बोल रहे हैं इस बात को। और इसी बात को अगर मैं बोलूँ आज की, तो ये प्रेजेंट हो गया। और इसी बात को मैं बोलूँ 10 दिसंबर 2021, तो फिर ये फ्यूचर हो गया। क्लियर हो गई बात। तो ये वाला जो चल रहा है, जिस टाइम ही बोल रहा है, तो ये दो तीनों को रेफर करेगा। लेकिन अगर मैं 2050 बोलूँ, 2030 बोलूँ, तो ये सब फ्यूचर को रेफर करेगा भैया, ये फ्यूचर को रेफर करेगा। क्लियर हो गई इतनी बात। एक बात और मैं बता दूं, मान लो अगर 31 दिसंबर लिखा हुआ, 31 दिसंबर, इससे क्या पता लगेगा आपको, ये प्रेजेंट भी हो सकता है, ये पास्ट भी हो सकता है, और ये फ्यूचर भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि तुम इसके रेफरेंस में डेट क्या ले रहे हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं ये 31 दिसंबर की, अगर मैं बात करूं तो मैं अगर ये बोलूं 31 दिसंबर को, या ऐसे कह लो 25 दिसंबर को, ठीक है, या कोई सा और ऐसे मान लो 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाएगा, तो अब ये कौन सा 25 दिसंबर माना जाएगा, आने वाला। मैं अगर बोलूं 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया गया था, तो अब ये 25 दिसंबर कौन सा हो गया, पास्ट वाला। ये समझना पड़ेगा, ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा, बोलने के कॉन्टेक्स्ट पे, जब तुम बोलोगे उस पर डिपेंड करेंगी ये सारी चीज़ें। तो डेट का जो होता है ना, डेट का, तो ये बोलने के ऊपर डिपेंड करता है। और जो ईयर चल रहा है जब तुम बोल रहे हो, तो ये तब भी बोलने के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन ये बात तुम्हें साफ साफ पता है, इसमें फ्यूचर हो ही नहीं सकता कभी भी। भैया 2015 तो बीत गया, अब ये फ्यूचर में कभी आएगा ही नहीं आएगा, तो उसमें फ्यूचर नहीं हो सकता। लेकिन 2021 तो फ्यूचर में चल ही रहा है ना, वो तो इसका फ्यूचर अभी है 2021 का मंथ के साथ। क्लियर हो गई इतनी बात। तो ये बात भी ध्यान से देखते हुए चलना। तो 1947, 2013, 2015, ये सब के सब हमारे जो है ये पास्ट को रेफर करेंगे, ये सारी डेट्स हमारी पास्ट को रेफर करेंगी। क्लियर हो गया इतना। तो ये सब ये वर्ड्स अगर लगे हुए होंगे सेंटेंस में, तो सेंटेंस कौन से टेंस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। क्लियर हो गई इतनी बात। अब 5-6 क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ जल्दी से, और ध्यान से इसको हम करते हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ इनको, चलो आगे शुरू करते हैं। ये कुछ क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करने हैं, बड़े आसान से। ठीक है, बिल्कुल एक बार देखते हैं इनको। देखो जैसे ही इन 2012 आया, जैसे ही हमने देखा, चलो एक बात समझ लेते हैं, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। जैसे तुमने इस सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब देखी, तो हमें दिखाई दे रही है ये वर्ब है, हैव के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, कोई बात नहीं। आई हैव पास्ड दिस एग्जाम, आगे देखा हमने, पास किया, क्या पास किया, दिस एग्जाम, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया इस वर्ब का, और ये वर्ब हो गई ट्रांजिटिव, पास वर्ब ट्रांजिटिव हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो सेंटेंस हमें सही लगा, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही हमने 2012 लिखा, ये इन 2012 जैसे ये देखा, इससे हमें ये बात पता लगी कि भैया ये तो पास्ट को बता रहा है, ये तो पास्ट टाइम एडवर्ब हो गई। इन 2012 पास्ट टाइम एडवर्ब हो गई, ये तो हमें पास्ट को रेफर कर रहा है। जब ये पास्ट को रेफर कर रहा है, तो फिर बाकी पास्ट इंडेफिनिट में बनना चाहिए। तो करते सही, आई हैव पास्ड की जगह बस हैव हटा दो, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, देखो हैव के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में आती है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और फर्स्ट फॉर्म होती है। जिसकी सेकंड फॉर्म में ईडी, उसकी थर्ड फॉर्म में भी ईडी होती है। तो पास्ट में ईडी लगा हुआ है, तो हमें पता है इसकी सेकंड फॉर्म में भी ईडी होगा। खत्म हो गई बात। तो बस हैव हटाना है, यहाँ से हैव हटा दिया, तो आई पास्ड दिस एग्जाम इन 2012, खत्म हो गई बात। आई हैव पास्ड दिस एग्जाम इन 2012, इतनी सी बात देखनी है। माई फादर हैड रिटर्न, हैड और रिटर्न के बाद, हैड के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में पास्ट परफेक्ट है ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, रिटर्न के साथ बैक
एक इम्पोर्टेंट बात है, रिटर्न का मतलब भी हमने पहले भी कर ली थी और इसको अब भी कर रहे हैं, ताकि ये बात हमें देखते ही दिखाई दे जाए कि बैक नहीं आना भैया रिटर्न के साथ। तो रिटर्न के साथ बैक तो आना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब हैड के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में फ्रॉम चेन्नई, इतनी बात है। माय फादर हैड रिटर्न फ्रॉम चेन्नई, बस इतनी बात लिखी हुई है और कुछ नहीं लिखा हुआ। तो इससे पता लग रहा है ये वाक्य पास्ट परफेक्ट में लिखा हुआ है इस टाइम। पास्ट परफेक्ट में कैसे पता लगा? हैड के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में पास्ट परफेक्ट होता। अब मैंने तुम्हें बताया था पास्ट परफेक्ट तब यूज करते हैं हम जब वो पास्ट और पास्ट रेफर कर रहा हो। क्लियर हो गई? या ऐसे देख लो, सिंगल सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में यूज नहीं करते। सिंगल सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में यूज नहीं करते। सिंगल सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में यूज नहीं करते। किस में यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में। ऐसा समझ लो, पास्ट परफेक्ट तभी यूज करो जब पास्ट को पास्ट हो, यानी कि हमें एक पास्ट तो लेना पड़ेगा, तब एक पास्ट लोगे, उसके बाद पास्ट और पास्ट में इसका यूज करोगे। अब एक पास्ट तो हमारे पास है ही नहीं, तो डायरेक्ट हम इसका यूज नहीं करेंगे। अब इस बात को समझते हैं, तो ऐसे याद रख लो, ये अकेला सेंटेंस लिखा हुआ है तो ये पास्ट परफेक्ट में यूज नहीं होगा। ये पास्ट परफेक्ट में यूज नहीं होगा तो फिर ये किस में होगा? तो हैड हटा दो, इसमें भी ईडी लगा हुआ है, इसमें ईडी लगा हुआ है तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म बन गई, जिसकी सेकंड फॉर्म में ईडी, थर्ड फॉर्म में भी ईडी है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लग गई। तो माय फादर रिटर्न फ्रॉम चेन्नई, अब इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, बस इतना है। तो इसका मतलब हो गया मेरे पिताजी चेन्नई से आ गए, वापस आ गए, कहने का मतलब ये। ठीक है, हैड रिटर्न हो गया मतलब आ चुके थे, मेरे पिताजी चेन्नई से वापस आ चुके थे, इतना बोल रहा हो तो फिर ये भी तो बताना पड़ेगा आगे तो फिर क्या होगा, आ गए थे तो फिर क्या हुआ, है ना। तो बात इनकम्प्लीट होगी। मैंने तुम्हें बताया था सेंटेंस क्या होता है, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड, उसका कुछ ना कुछ सेंस निकल। मैंने कहा था मैं सो गया था, सो चुका था, तो ये बात पूरी नहीं हुई, कुछ बताना पड़ेगा। कब सो गया था, क्या बात थी उस टाइम, है ना। तो जैसे ऐसे कह सकते हो जब तुम आए थे मैं सो चुका था, ऐसे बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो यानी कि पास्ट में भी हमें पहले एक बात रखनी पड़ेगी, उसके बाद फिर इस पास्ट को पास्ट में पास्ट परफेक्ट बनाना पड़ेगा। तो सिंगल सेंटेंस ऐसे याद रख सकते हो, सिंगल सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में नहीं यूज़ करते। क्लियर हो गई इतनी बात? तो हैड रिटर्न बैक इसलिए नहीं आएगा क्योंकि रिटर्न के साथ बैक नहीं आता, रिटर्न का मतलब भी वापस आना है और बैक का मतलब भी वापस होता है, तो फिर ये सुपरफ्लॉस हो जाएगा। आई हैव गॉन देयर, कोई दिक्कत नहीं, सही है। आई सब्जेक्ट है, हैव गॉन इस आई के हिसाब से है वर्ब थर्ड फॉर्म में और देयर एडवर्ब है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सही है, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही हमने आगे पढ़ा 2 days ago, भैया ये तो पास्ट को बता रहा है, ये पास्ट को बता रहा है, तो पहुँचाओ ना इसको फिर पास्ट में, पहुँचाओ पास्ट इंडेफिनिट में। तो गोन की क्या हो जाएगी पास्ट फॉर्म? वेंट। गो वेंट गोन होती है, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म और गोन थर्ड फॉर्म हो गई। क्लियर हो गई इतनी बात? तो गो वेंट गोन तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। कैसे पता लगा? इतना सेंटेंस देखोगे तो ये सही है, लेकिन जैसे ही 2 days ago देखा हमने, बड़ी ध्यान से देखना इन सब चीज़ों को, आराम से एकदम से एरर दिखाई देगी। यहाँ तक सही है, कॉन्फिडेंस आना चाहिए हमारे अंदर। ऐसे नहीं पहले से 2 days ago देख लिया हमने और जल्दी से यहाँ सही करो, स्टार्टिंग से देखो। आई हैव गॉन देयर बिल्कुल सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही हमने 2 days ago पढ़ा तो ये तो पास्ट को बताएगा, पास्ट को बताएगा तो फिर पास्ट में पहुँचाओ, वेंट ले जाओ, वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में लगेगी। क्लियर हो गया इतना? आगे चलते हैं। लास्ट यस्टरडे, अब देखो लास्ट भी लिखा हुआ है, बीता हुआ, और यस्टरडे भी लिखा हुआ, तो ये भी इसके साथ सुपरफ्लॉज हो जाता है। या फिर ऐसे समझ लो, ठीक है, ऐसे समझ लो, ये यस्टरडे देखो एडवर्ब होता है, एडवर्ब, और एडवर्ब को एडवर्ब भी क्वालिफाई करती है, उसकी विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव नहीं लगाते, तो ये नहीं लगेगा, ऐसा समझ लो। एडवर्ब की विशेषता क्वालिफाई एडजेक्टिव नहीं बताएगा। क्लियर हो गया? या ऐसे समझ लो सुपरफ्लॉज हो गया, लास्ट पास्ट है, यस्टरडे भी पास्ट ही होगा, ऐसे समझ लो। तो यस्टरडे के साथ लास्ट नहीं आएगा। क्लियर हो गया इतना? चलो यहाँ पे एक बात समझ आ गई। यस्टरडे पास्ट टाइम एडवर्ब, ये तो स्टार्टिंग में ही लगा हुआ है, अब इसको तो बाद में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा पास्ट इंडेफिनिट में बना दो। अब पास्ट इंडेफिनिट में जब ये बनेगा तो और नॉट भी लगा हुआ, ये बात और समझना यार, करेक्शन हमें सेंटेंस के हिसाब से करना होता है। इसमें अगर निगेटिव है तो निगेटिव के हिसाब से करेक्शन करेंगे हम, तो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में तो निगेटिव के हिसाब से करेक्शन ऐसे होगा, डिड नॉट, आई डिड नॉट, और उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी, आई डिड नॉट ज्वाइन, ये आएगा, आई डिड नॉट ज्वाइन द योगा क्लास, यस्टरडे आई डिडंट ज्वाइन द योगा क्लास, कल मैंने योगा क्लास ज्वाइन नहीं की थी। समझ आ गई इतनी बात? बड़ी आसान है सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसलिए हैव नॉट लिखा हुआ था तो इसलिए हमने डिड नॉट लिखा यहाँ पे। पास्ट इंडेफिनिट क्यों आया ये बात समझ आ गई? क्योंकि यस्टरडे लिखा हुआ है। क्लियर?
आगे चलते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार, तो ये भी पास्ट को ही रेफर करता है। आई है हटा दो भैया, वर्ब की सेकंड फॉर्म ये है मेट, मीट मेट मेट, वर्ब की सेकंड फॉर्म मेट, थर्ड फॉर्म भी मेट ही होगी, तो बस है हटा दो क्योंकि ये पास्ट को रेफर करेगा। एक बात और समझ लो, इसमें एक गलती क्या करके देता, वंस अपॉन के साथ ए लगा होता आर्टिकल, वंस अपॉन अ टाइम होगा, ठीक है। कभी कभी वो दा लगा के दे देता है वंस अपॉन द टाइम, गलत हो जाएगा, फिर ये क्या होगा, वंस अपॉन अ टाइम। ये फ्रेज है पूरी एक, ये पूरी एक फ्रेज है, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार, इसका मीनिंग ये है एक बार। आगे, दिस प्रोजेक्ट हैज बीन फिनिश्ड लास्ट वीक, लास्ट वीक जैसे ये लिखा हुआ है लास्ट वीक, तो ये पास्ट को रेफर कर रहा है, कोई बात नहीं, पास्ट को रेफर कर रहा है तो हम भी बता देंगे, पास्ट इंडेफिनिट में बना देंगे इसको। करेक्शन कैसे करेंगे, दिस प्रोजेक्ट, अब ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, लेकिन अब देखो जरा, मैंने अभी क्या बताया था, ये अगर निगेटिव है तो करेक्शन भी निगेटिव ही जाएगा। ये अब देखो सारे ही सेंटेंस में एक्टिव वॉइस था तो करेक्शन भी एक्टिव वॉइस हो रहा था, अब ये वाला पैसिव वॉइस है तो करेक्शन पैसिव वॉइस में ही होगा। कैसे बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस वाज आएगा, यहाँ से वाज किसके अकॉर्डिंग, दिस प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट तो सिंगुलर है ना, दिस कैसे पता लगा सिंगुलर है, क्योंकि इसमें एस तो लगा हुआ नहीं है, और वैसे भी इसके साथ दिस लगा हुआ है, और दिस तो सिंगुलर के साथ लगा हुआ होता है, तो दिस प्रोजेक्ट सिंगुलर है तो इसके हिसाब से वाज आएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस वाज वर्ब के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में। अब ये पास्ट इंडेफिनिट में क्यों जाएगा, क्योंकि लास्ट वीक टाइम एडवर्ब दे रखी है। क्लियर हो गई इतनी बात, तो यहाँ पे आएगा दिस प्रोजेक्ट वाज। अब इसमें नोट वोट तो है नहीं कुछ भी, पैसिव वॉइस बनेगा पास्ट इंडेफिनिट का, तो दिस प्रोजेक्ट वाज बीन उन सब हटा दो, फिनिश्ड आ जाएगा बस, क्योंकि पैसिव वॉइस में तो वर्ब थर्ड फॉर्म में चाहिए होती है। तो दिस प्रोजेक्ट वाज फिनिश्ड लास्ट वीक, वैसे तो वही लिखा हुआ ही था, इसको हटाने की भी जरूरत नहीं थी, बस हैज़ बीन को हटा के वाज लगाना था। ये हम जो चीज़ें सीख रहे हैं ये एरर भी काम आएंगी, ये इम्प्रूवमेंट में भी काम आएंगी, और ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी काम आएंगी। एक ही चीज़ में हम सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। क्लियर हो गई इतनी बात, समझ आ गया इतना, सब चीज़ें आसानी है। एक दो बार और देखना वीडियो को रिवाइंड कर करके। अगर तुम सीरियस पढ़ाई करते हो तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम सीरियसली स्टेनो या कोई एग्ज़ाम ऐसा देने वाले हो जिसमें इंग्लिश आ रही है तो फिर मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे मैं पढ़ता हूँ उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलो ये देख चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद आप इसको एक बारी प्रैक्टिस खुद से करना अपने आप लेके, ठीक है। हटा देता हूँ आप इसको। अब एक और क्या इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ जाती है, ये की आ जाती है इसकी एप्लीकेशन में। देखो दूसरी एप्लीकेशन है ये, जब दो कार्य पास्ट में एक साथ होते हैं, जब दो कार्य काम या एक्शन पास्ट में एक साथ हो जाएं, पास्ट में एक साथ होते हैं, तो भी हम किस में बनाते हैं, पास्ट, दोनों ही सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में। दोनों कार्य पास्ट में एक साथ कैसे, जैसे देखते हैं, जैसे ही अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया, सभी विद्यार्थी दो काम पास्ट में एक साथ हो गए। कैसे, कक्षा में अध्यापक का प्रवेश होना, जैसे ही प्रवेश हुआ उसी टाइम सारे के सारे विद्यार्थी खामोश हो गए, चुप हो गए, शांत हो गए, ठीक है। दो कार्य पास्ट में एक साथ अगर होते हैं तो दोनों को ही किस में बनाते हैं हम, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो बना लेते हैं, जैसे ही की होगी एज, जैसे ही मतलब एज होता है, एज द टीचर एंटर्ड द क्लास। अब एक बात और समझ लो भैया, एंटर्ड इनटू द क्लास, मैं इसको यहाँ पे समझा देता हूँ। एंटर्ड के साथ प्रवेश करने के सेंस में एंटर के साथ इनटू का यूज़ नहीं होता है, बहुत एरर इसमें मिल जाएंगे आपको, यहीं पे देखते ख़त्म करो। एंटर के साथ इनटू का यूज़ कब नहीं करेंगे, ध्यान से सुनना, एंटर के साथ इनटू का यूज़ करते हैं लेकिन कब नहीं करेंगे, प्रवेश करने के सेंस में, प्रवेश करने,
कक्षा में प्रवेश करना, कमरे में प्रवेश करना, प्रवेश करने के सेंस में, ठीक है। तो एंटर के साथ इनटू का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एंटर का मतलब ही होता है अंदर दाखिल होना, अंदर प्रवेश करना। तो एज द टीचर एंटर्ड द क्लास, ये हो गया, एंटर के साथ इनटू नहीं आएगा, क्लास, ऑल द स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थी शांत हो गए, गॉट साइलेंट बोल सकते हो। तो सभी के सभी विद्यार्थी क्या होगा, शांत हो गए। गॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म गेट की, गेट गॉट गॉटन, गेट गॉट गॉट, ठीक है। गेट गॉट गॉट, फॉरगेट फॉरगॉट और फॉरगॉटन वो फॉरगेट के लिए, तो गेट गॉट गॉट ये होगा। तो एज जैसे ही हो गया, एज द टीचर एंटर्ड द क्लास, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या समझ में आई, देखो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आएगा, एज द टीचर एंटर्ड इनटू द क्लास, तो एक गलती तो हमें यही मिल गई, एंटर के साथ इनटू नहीं आएगा। ऑल द स्टूडेंट गॉट साइलेंट, दोनों ही सेंटेंस हमारे पास्ट में बनेंगे। क्लियर हो गई इतनी बात। अब एक और एग्जांपल ले लेता हूं, एज आई सो हर सी सो मी, जैसे मैंने उसको देखा उसने मुझे देखा, बस मेरा उसको देखना हुआ, उसका मेरा देख, दोनों काम पास्ट में एक साथ हो गए, तो दोनों ही वाक्य किस में बनेंगे, पास्ट एंड डेफिनेट। पास्ट एंड डेफिनेट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म ही होगी, इतनी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। दोनों ही काम अगर पास्ट में एक साथ होते हैं तो किस में बनते हैं, वो पास्ट एंड डेफिनेट में बनते हैं। क्लियर होगी भैया इतनी बात, बड़ी आसान सी सारी की सारी चीज़ें, दो कार्य पास्ट में अगर एक साथ हो तो दोनों ही पास्ट एंड डेफिनेट में बनेंगे। क्लियर, दोनों के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर सीरियसली आप पढ़ रहे हो तो ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। कुछ भी फालतू की चीज़ें नहीं है इसमें, सारी टू द पॉइंट है और बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम है। रिवाइज करने में बड़ी आसानी होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सारी बात समझ आ गई होंगी। स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हैं उसका। जब दो कार्य पास्ट में एक साथ होते हैं दोनों ही पास्ट एंड डेफिनेट में बनते हैं, ये बात बस ध्यान रख लो इतनी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ सारी समझ आ गई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक भी करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।